साथी नमस्कार। नागौर डांगावास की घटना पर मुझे बहुत दुख है और इसका दोष जातिवाद को हम दे रहे हैं। खैर, जातिवाद का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जातिवाद से भी जो बड़ा एक कारण है वो गरीबी है। इसमें जो 1500 रुपये लिए गए थे ज़मीन गिरवी रखकर, 23 बीघे ज़मीन थी, तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण गरीबी ही था। हालांकि 35 साल पहले शायद लिए गए थे पैसे, लेकिन उस समय पैसे जब लिए गए थे तो उस समय ये था कि भाई आप जब पैसे वापस कर दोगे तो हम आपकी ज़मीन वापस कर देंगे, और तब तक जो है इन पैसों की ब्याज से ज़मीन से जो होने वाली फसल है वो ब्याज समझकर हम रखते रहेंगे। यानी कि जाट समुदाय, जाट परिवार जिसने ज़मीन के लिए 1500 रुपये दिए थे, वो 1500 रुपये का ब्याज फसल जो है उस ज़मीन में उगाकर और बेचकर वो अपना रिकवर कर रहे थे। लेकिन जब मेघवाल परिवार के पास पैसे हो गए, 1500 रुपये उन्होंने देने की कोशिश की, तो जो जाट लोग हैं उनके दिल में बेईमानी आ गई। उन्होंने ज़मीन कीमती होने के कारण उस ज़मीन को छोड़ने से इनकार कर दिया। मेघवाल परिवार ने जो है अपना उस पर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। अब जो वो जाट परिवार था, उन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए तरह तरह से जो है फिर वो कोशिश करने लगे, और उन्होंने साथ में उस ज़मीन पर एक तालाब खोदने की कोशिश की। जेसीबी ले आए, जेसीबी से तालाब खोद कर उन्होंने अपना कब्जा करने का प्रयास किया। तो इसी झगड़े में जब पंचायत हुई, पंचायत में जो है झगड़ा बढ़ा, तो दोनों पक्षों में जाट परिवार जो है, जाट पक्ष जो है वो हावी हो गया और उन्होंने उनको हमला करके 5 लोगों को मार दिया। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है कि आर्थिक कारण मैंने बताया शुरू में कि वो 1500 रुपये अगर जो है मेघवाल परिवार गरीब ना होता तो वो 1500 रुपये लेता नहीं, और लेने के बाद जब वापस पैसे देने गया तो जाट परिवार के दिलों में बेईमानी आ गई। और ये केस चलते चलते अभी हाल ही में जो है कोर्ट का फैसला आया है कि सभी मुजरिमों को, जो 40 मुजरिम सीबीआई ने जिनके खिलाफ आरोप पत्र दिया था और जो गवाह थे वो गवाही से मुकर गए, तो सभी 40 मुजरिमों को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ भी आर्थिक पक्ष ही कुछ ना कुछ रोल अदा कर रहा है, क्योंकि जो जीवित बचे व्यक्ति हैं मेघवाल परिवार के, उनका भी समझौता शायद हो गया होगा उनसे, जिस वजह से उन्होंने गवाही नहीं दी या पहचानने से इनकार कर दिया। तो साथियों, हम जाति का तो खैर करते ही हैं कि जातिगत भेदभाव है। जातिगत भेदभाव के साथ साथ जो है, जो ये आर्थिक
पक्ष है, ये भी बहुत बड़ा रोल है इसका, और ज़्यादा बड़ा है। जातिगत भेदभाव से भी आर्थिक पक्ष का रोल ज़्यादा बड़ा है। और हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने सोचा होगा कि भाई जो पैसे मिल रहे हैं, जो जाने वाले हैं वो तो अब आएंगे नहीं, लेकिन जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे लेके अपनी गवाही बदल दें और इसी गांव में रहते रहें। तो हालांकि जाट पक्ष भी जो है राजनीति में अब, यानी कि जाट समुदाय की राजनीति भी इतने नीचे आ चुकी है पूरे देश में। आप देखिए चौधरी चरण सिंह जो जाट समुदाय के सर्वमान्य नेता थे, लेकिन उनके जो परिवार से हैं, अब उनके परिवार का राजनीति में कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं रह गया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि चौधरी देवीलाल जो हरियाणा की राजनीति को पूरी तरह जो है कंट्रोल करते थे, उनका भी प्रभाव अब धीरे धीरे मतलब ख़त्म ही हो गया। हरियाणा में पहले हरियाणा जाट समुदाय से अलग एक मुख्यमंत्री आए, फिर अभी भी शायद नायब सिंह सैनी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो ये सारी चीज़ें, इनका कारण यही है कि जाट समुदाय आक्रमणकारी रोल में ज़्यादा रहा है और अपने से छोटों को साथ लेकर चलने वाला इनकी मनोदशा नहीं रही है। तो इसी कारण दूसरी जो जातियां हैं इनसे अलग हटती चली गई हैं और इनकी राजनीति का स्तर भी गिरता चला गया है। अभी मैं अपने बिजनौर की एक दो केस मेरे संज्ञान में आए हैं, तो उसमें भी जो है इनका व्यवहार जाट समुदाय का न्यायोचित नहीं रहा है। तो इसी कारण जो है, जो व्यक्ति न्याय के प्रति जो है समर्पित रहता है, जो न्याय, इसका नज़रिया न्याय के प्रति पॉजिटिव होता है, तो दूसरे लोग भी उसका साथ देते हैं। तो इसी कारण अब इनकी राजनीति भी जो है नीचे गिरती चली जा रही है और इनकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे विचार से। मेरे विचार क्या, ये आर्थिक सर्वेक्षण जो संस्थाओं के हैं उसका अगर आप देखें तो 50% जो है आबादी हमारे देश की जो है उसके पास संसाधन 6% से भी कम है। इसका मतलब है कि जो 50% आबादी है उसके पास ज़मीन पैसा वगैरह जो है पूरे देश की संपदा का केवल 6% है, और 1% जो आबादी है उसके पास देश की संपदा का 40% है, और जो बाकी 49% हैं उनके पास देश की आर्थिक शक्ति का 54% जो है हिस्सा है। तो ये आप अगर जो है इसको कैलकुलेट करें तो जाट समुदाय मध्य वर्ग में भी शायद नहीं आता होगा, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों में जो निम्न स्तर पर हैं वो 50%, आधी आबादी है। ये आंकड़े सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो 100 आदमियों में से
एक आदमी के पास 40 रुपए हैं और 49 आदमियों के पास 1 रुपया है, यानी कि जो मध्य वर्ग है उसके पास देश की संपदा के हिसाब से 1 रुपया है देश की आय में से, और जो निम्न वर्ग है उसके पास तो 60 पैसे भी नहीं है, 30 पैसे हैं। तो एक आधी आबादी तो हमारी 30 पैसे में गुजारा कर रही है और आधी आबादी यानी कि 49 लोग 1 रुपये में गुजारा कर रहे हैं, और जो एक व्यक्ति है यानी कि सबसे धनी लोग हैं 1%, वो 40 रुपये में गुजारा कर रहे हैं, 40 रुपये की आय है उनकी। तो ये चीज़ हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं और आपस में लड़ कर इस तरह मर रहे हैं कि हमें सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं होती है कि गरीब आदमी की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो डांगावास का कांड जैसे और बहुत से कांड होते रहते हैं, लेकिन हम इन्हीं कांड में उलझे हुए हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कभी कोई ठोस योजना पर जो है काम नहीं करते हैं। जाट लोग भी जो है हरियाणा में, राजस्थान में रिजर्वेशन के लिए इन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और आज हालत ये है कि धीरे धीरे राजनीति से भी जो है ये लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से छोटों का ख्याल नहीं रखता है वो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे लोग भी फिर उसका साथ नहीं देते हैं। तो साथियों, मेरा तो यही है कि कम से कम जो 50% जनता है वो अपने सांसद अलग से चुने, ताकि जो है संसद में उसका हिस्सेदारी, आधी हिस्सेदारी मिल सके। गरीब जनता, ठीक है, आप जो है ज़मीन के लिए मत लड़ो, शिक्षा के लिए मत लड़ो, पैसे के लिए, नौकरी के लिए मत लड़ो, लेकिन संसद में अगर आपके 50% जो है एमपी होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके लिए हमारे कोई भी नेता तैयार नहीं होता है, ना बात करने के लिए, ना काम करने के लिए। वो कहते हैं कि भाई ये व्यवस्था हम नहीं बदल सकते। तो गरीबों को खुद ही आगे आना पड़ेगा। नेताओं के भरोसे आप लोगों की हालत नहीं सुधर सकती। ऐसे ही आपस में झगड़े होते रहेंगे, कभी ज़मीन के ऊपर, कभी किसी और मसले पर, और जो ऊपर 1% लोग हैं वो आप पर राज करते रहेंगे, चाहे वो जाट हों या मेघवाल हों या चमार हों। सभी लोग पीड़ित हैं। किसी को अपनी पीड़ा दिखाई पड़ रही है, किसी को जो है नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन पीड़ित सभी हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आप
आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।